साउथ में अगर बीजेपी थोड़ा पेनिट्रेट करती है और वहां से कुछ भी सांसद निकाल लेती है, 2, 4, 5 भी इजाफा कर लेती है, तो बोनस होगा। देखिए, मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए जो 300 का फिगर पाने के लिए उनको साउथ जाने की जरूरत ही नहीं है। उनको बिहार पे काम करना है और बंगाल पे काम करना है कि बंगाल पे जो नंबर्स हैं उसको वो रिटेन कर पाए और बिहार में अपने नंबर्स को वो बढ़ा पाए। ठीक है, यह जो डिवीजन के बाद जनता दल यूनाइटेड के साथ जो उनका अलायंस था, उसके डिवीजन के बाद अपने नंबर को वो बढ़ा पाए। इन 2 राज्यों में अगर भाजपा ठीक से काम कर लेती है तो वो बाकी राज्यों को मिला के 300 का फिगर अपने आप 40 और 48, हाँ 40 और 48 में 88 सीटों पर 88 में से अगर 50 सीटें या 55 सीटें भी भाजपा लेके आ जाती है तो भाजपा को सरकार बनाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एज ए पार्टी जो वो भविष्य के लिए करते भविष्य के लिए वो करेंगे, वो दक्षिण में भी जाना चाहेंगे, वो चाहेंगे तो वो तो जो विराट भारत की जो परिकल्पना है उसकी भी कल्पना। आप लोग मजाक में, अजीत जी मजाक में कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी मोदी जी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो वही अभी कुछ लोग हमको मैसेज कर रहे हैं फोन पे, अब अगला निशाना इधर उधर नहीं है पाकिस्तान। बिहार और बंगाल बहुत क्रूशियल है, क्रूशियल नहीं है, वो उनको स्ट्रेंथन करेगा, उनके नंबर्स को स्ट्रेंथन करेगा। क्या इसी दोनों पे काम से काम चल जाएगा? नहीं, अगर बीजेपी का अगर आप देखो, बीजेपी देखिए नॉर्थ ईस्ट पे भी ऊपर नॉर्थ ईस्ट पर भी जो है पूरा फोकस है, जितना बजट देना चाहिए बजट दे रहे हैं, तमाम चीजें हैं। साथ ही साथ जो स्केल है काम करने का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट हों, अगर आप उनको लोगे तो जल्द ही श्रीनगर और दिल्ली कनेक्ट होने जा रहा है रेलवे से। यानी जो कभी सपना हुआ करता था कि सीधा ट्रेन चलेगी श्रीनगर से और दिल्ली आएगी। जम्मू कश्मीर तो शहला रशीद भी आ गई है अब साथ। तो पूरा जो परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं इनके फेवर में। दूसरा चीज क्या है कि अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आया तुरंत शुरू हो गए, वो पूरे टाइम जो है इलेक्शन चुनावी मोड में रहते हैं, पूरा इलेक्शन मोड ही रहता है। क्योंकि कोई भी चीज तय होती है, कोई परियोजना तय होती है, जैसे विश्वकर्मा अगर योजना को ले लें विश्वकर्मा, सुनने में तो लगता है किसके लिए है कि सब वो छोटे मोटे जो कारीगर उनके लिए, लेकिन विश्वकर्मा जो योजना है या मुद्रा योजना है उन सब में क्या है कि छोटा आदमी है, 75,000 का लोन लिया किसी ने कुछ, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मैसेज में अपील करती हैं। होता क्या है, लोग समझते हैं कि बस तुरंत अभी इलेक्शन है, इससे पहले जो है अपनी लोक लुभावन शुरू कर दीजिए। ये अपोजिशन का मेजर ड्रॉबैक है कि इलेक्शन के पहले थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। ये कंटिन्यूअस जो है इलेक्शन मोड में ही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, आज की तारीख में जो डेटा का काम है, भाई आपके आंकड़े, मतलब आप इंटरनेट पे बैठे हुए हैं, आपके बारे में सब पता है, अजीत जी के बारे में एक चीज पता है सरकार को, ऐसा नहीं है कि नहीं पता। ये सोचते क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है इनका, एक जर्नलिस्ट का पता है, एक आदमी का पता है। तो जो उस लेवल पे जहां काम हो रहा हो, जहां एआई का इस्तेमाल, एआई बड़े लेवल पे आ चुकी है, और अगला इलेक्शन 2029 की अगर आप बात करेंगे तो तमाम ऐसी चीजें होंगी जिनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। तो चीजें जो है बड़े जबरदस्त तरीके से बदल रही है, टेक्नोलॉजी जबरदस्त तरीके से बदल रही है, आपका सोचने का नजरिया, तरीका, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें वो पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें बड़ा मैटर करती हैं। 2024 में तो जनवरी में अभी राम मंदिर की भी बात होगी। राम मंदिर के आने के बाद, नो प्लीज अभी क्लोज करेंगे, राम मंदिर के आने के बाद अजीत जी, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, तो अभी तो आप कह रहे हैं कि एकदम एक तरफा हो गया है मुकाबला, राम मंदिर के आने के बाद तो और भी एक तरफा हो जाएगा। देखिए, नॉर्थ में तो ऑलरेडी बीजेपी 350 सीट जीत रही है ना, 2018 प्रूव कर दिया। कुछ लोग कह देते हैं बालाकोट के कारण, पर मेरे अनुसार नॉर्थ में क्लीन स्वीप है। नॉर्थ में यदि एक्सेप्शन है, लाइक समवन पॉइंटेड आउट, तो वही है बंगाल, एक तरह से कह सकते हैं बिहार, पार्टली बिहार में उस तरह का पेनिट्रेशन नहीं है जैसा गुजरात मध्य प्रदेश और गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, पर जनरली नॉर्थ में बड़े कंफर्टेबल है बीजेपी। पंजाब एक आप माइनस कर सकते हैं, बट बहुत कंफर्टेबल है। अब चक्कर ये है कि बीजेपी होता क्या है कि आप 10 साल रहे, 15 साल रहे, अब याद रखिएगा 2029 तक मोदी जी 78 के हो जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है मोदी रिटायर नहीं कर रहे हैं ना 76 के होने के बाद, क्योंकि 2078 हो जाएंगे ना, 73 तो अगले बार हो जाएंगे, 5 साल और जोड़ दीजिए,
तो 78 के हो जाएंगे तब तक, तो रिटायर करें चाहे नहीं करें बट वीक हो जाएंगे ना, जैसे बाइडन कैसे वीक लगते हैं देख के। तो मैं ये कह रहा हूं जो मोदी जी हम लोग जो देखे हैं गुजरात में 3 बार जिताते हुए, 6 बार फाइनली, और इधर जो है वो तो कम जाएगा ना। तो एक नया लीडरशिप उभरेगा बीजेपी में, तभी ना मोदी जी को रिप्लेस देगा। पर बीजेपी का एडवांटेज क्या है कि सिर्फ मोदी जी नहीं है, उसके पास लार्जेस्ट पार्टी है, उसके पास लार्जेस्ट इलेक्शन मशीन है, उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास गवर्नेंस का गजब एक्सपीरियंस है, 6-7 स्टेट, लार्ज स्टेट्स में रूल कर चुका है। मान लीजिए योगी आदित्यनाथ तब तक माने एक तरह से सीनियर लीडर हो जाएंगे, अभी 2 ही बार जीते हैं यूपी, पर 5 बार लोकसभा जीत के दिखा चुके हैं। तब तक मान लीजिए महाराष्ट्र से, गुजरात से, बाकी जगह से शिवराज सिंह चौहान यदि 5 साल और हैं तो वो दावेदार बन जाएंगे। ही विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग दावेदार आफ्टर मोदी जी। तो ये मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का जो फॉर्च्यून है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द डोमिनेंट पार्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसको चैलेंज करने के लिए ऑपोजिशन के पास 2 ही आंसर है। एक, सारे एकत्रित हों। इंडिया अलायंस में भी सब कहां है, ना नवीन पटनायक है, ना केसीआर है, ना आंध्रा चीफ मिनिस्टर है, छोटे छोटे और भी लोग नहीं है साथ में, मायावती साथ में नहीं है। तो जब तक सबको एकत्रित नहीं करेंगे, और एक लीडर चाहिए मोदी जी के तरह जो नीचे से ऊपर आया हो, तो जब तक ये नहीं करेंगे, एक नया मिशन चाहिए। कभी कभी बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन का, और कभी कास्ट सर्वे का। और मैंने जो कहा कि कास्ट सर्वे जैसे ही राहुल गांधी पीते हैं चाय की तरह, तो सीडब्ल्यूसी उनको अपोज करता है, या मान लीजिए कि कमलनाथ और दिग्विजय जो है अपर कास्ट लीडर को थोप दिया गया मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस हैज टू डिसाइड व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। कांग्रेस इज लीडरलेस। फाइनल बात आशुतोष जी, कांग्रेस टुडे इज लीडरलेस, रडरलेस, डायरेक्शनलेस। तीनों चीज कांग्रेस के पास नहीं है। जब तक ये दोबारा नहीं लाएगा तब तक बीजेपी को चैलेंज करना इम्पॉसिबल है। 2024 खत्म हो गया। वन साइड। एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी आपने जिक्र कर दिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी जो डोमिनेंट लीडरशिप है, उसमें मोदी हु आफ्टर मोदी में एक नाम चलता है योगी का, दूसरा चलता है अमित शाह जी का। उधर पीछे से कभी कभी नितिन गडकरी जी भी अपनी बाहें फड़काने लगते हैं। और वो इसलिए फड़काते हैं, वो इस बात पर नहीं फड़काते हैं कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी अगर हारेगी तभी नितिन गडकरी जी का थोड़ा बहुत आंकड़ा बढ़ता है कि हाँ नितिन जी के बारे में सोचा जा सकता है। और अभी जो आपने शिवराज जी का नाम ले लिया, तो पता नहीं शिवराज जी इस बार मुख्यमंत्री भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भी अभी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा हंच, फीलिंग ये कह रहा है कि शायद 2024 तक बीजेपी रिस्क नहीं ले, अननेसेसरी का इनफाइट नहीं करना चाहेगी कि 2024 चुनाव तक तो शायद शिवराज सिंह को कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि वो एक ओबीसी लीडर हैं ऑलरेडी। तो आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर जो इनफाइट है वो एकदम बंद, चुप, 29 तक मुंह बंद, अब कोई लेना देना नहीं, 24 में जो होगा आप सीधा सीधी मोदी कहे, बाकी जो लोग कह रहे हैं वो सब अब चुप हो गया, विराम हो गया मामला। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक कोई लीडरशिप का चेंज का सवाल नहीं आएगा। जब तक मोदी जी रहेंगे, 85 के भी हो जाएं, मोदी जी यदि रहेंगे तो कोई सवाल नहीं आएगा चेंज ऑफ लीडरशिप। मोदी जी के बाद ही यह सवाल उठेगा। उसमें मैं कहूंगा योगी, शिवराज सिंह चौहान, गडकरी, राजनाथ सिंह, नए लीडर्स आ सकते हैं। तो ये लोग सब जो है सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स, अमित शाह एज यू राइटली पॉइंटेड आउट। पर जब तक मोदी जी रहेंगे, मोदी जी का टिल मोदी जी अलाइव, टिल मोदी जी अलाइव, जैसे अमेरिका। हाँ सिद्धार्थ, जब तक मोदी जी हैं, और ईश्वर करे उनको उनकी शतायु हो और भी उनका हो, जब तक मोदी जी हैं, उसके मोदी जी के जिंदा रहने तक कोई नया लीडरशिप नहीं आने वाला है, अजीत जी ने कहा। लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन जब कोई पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके सामने कोई चैलेंज नहीं होता है, तो चैलेंज अंदर से आता है। जो चैलेंज आता है बाहर से नहीं मिलता है, तो अंदर से शुरू होता है। तो वो देखने वाली बात होगी किस तरीके का चैलेंज होगा क्या।
क्या सर कोई अंदर से चैलेंज आने की संभावना है? नहीं। अजीत जी ने कह दिया कि जब तक जिंदा है मोदी जी है। वो देखिए, उसमें इस चुनाव के बाद हो गया 3 दिसंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसका मतलब। दो पॉइंट बता 3 दिसंबर 2023। देखिए, मोदी जी जब तक है तब तक नहीं, मोदी जी की जब तक ये मानसिक जो सक्रियता है, जब तक उनकी शारीरिक क्षमता है, तब तक को अब कोई लीडरशिप नहीं है। तो मोदी जी तो योगी भी हैं साहब, वो तो पता नहीं शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता तो उनकी और दूसरी चीज 100 साल तक रहेगी। और दूसरी चीज 24 में तो आ ही रहे हैं। हाँ। तो 29 आते आते जो बहुत सारे नाम आपने दिए, उनकी भी दावेदारी खत्म हो जाएगी, चाहे वो अमित शाह हो, हाँ। चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो। अच्छा, सबकी दावेदारी खत्म। फिर कोई नया लीडरशिप, जिस तरह से मोदी को जो भाजपा ने ग्रूम किया और बाहर लेकर आए, वो उस तरह शिवराज की भी दावेदारी तब तक 29 तक खत्म हो जाएगी। तो उसमें योगी और इस टाइप के कुछ जो जिनके अंदर अभी 10-15 साल की राजनीति बची हुई है, वो लोग दावेदार हो सकते हैं। और वो कौन हो सकता है? कोई नया नाम हो सकता है या वो हो सकता है, लेकिन कुछ युवा नेता जो है वो दावेदारी में रह सकते हैं। बाकी ये जो नाम अभी आपने लिए, उनमें से मैक्सिमम नाम वाइप आउट। अजीत जी, ये इन्होंने कह दिया, अब आखिरी एकदम आखिरी बोल दीजिए, एकदम वन लाइनर। इन्होंने कहा कि जिन जिन का आपने भी नाम लिया, मैंने भी नाम लिया, 29 में ये सब फिनिश हैं। एक नाम शायद बचेंगे, योगी, क्योंकि उनकी जो उम्र है वो अभी 50-51 के हुए हैं, तो उनके पास अभी 15-20 साल का एक्टिव आयु है। एक्टिव आयु उनके पक्ष में है, एक महत्वपूर्ण बात। पार्टी उनके पक्ष में रहेगी कि नहीं, ये नहीं जानते ये कहना, लेकिन पार्टी उनके पक्ष में अभी तक तो है। अब आगे देखना है कि पार्टी उनके पक्ष में रहती है नहीं रहती है, लेकिन आयु उनके पक्ष में है। बाकी कोई नया नाम आ सकता है। नहीं, आयु ही खाली उनके पक्ष में नहीं है, बड़े कदावर नेता हैं। गोरखपुर से 5 बार कंसेक्यूटिवली जीते, मतलब जब कुछ नहीं थे, छोटे से मतलब प्रीस्ट थे गोरक्षनाथ मंदिर के, तब खड़े हुए और 5 बार जीत लिए लोकसभा। तो दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट क्रेडिट। उसके बाद यूपी में पहली बार 2 बार जिता के, मैंने पहली बार तो उनके कारण नहीं जीते, पर एंटी इनकम्बेंसी को बक किए, और बक ही नहीं किए, ऐसा जीते। जब मैं उनसे इंटरव्यू लेने गया तो कह रहे थे कि अजीत जी, सच बात तो यह है कि एमएलए का मैं नाम ही नहीं जानता हूं। इस 350 एमएलए करीब करीब जीत लिए थे, नए नए कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया था, तो कह रहे थे कि ओवरवेल्म्ड थे बेचारे योगी जी। तो ये है कि ही इज अ ग्रेट सक्सेस फॉर व्हाटएवर रीजन, ही इज अ वेरी कैरिज्मेटिक लीडर। उसके बाद बोलते बहुत अच्छा है, ही इज अ ग्रेट स्पीकर। उसके बाद जो है क्लीन इमेज है, मोदी जी के तरह ही उनका भी पर्सनली क्लीन इमेज है। और बाकी यूपी लीडर्स को ले लें यदि आप यूपी में, तो वो नहीं लगते हैं उतने क्लीन जितना योगी जी हैं। अपना वही पहने रहते हैं, गेरुआ वस्त्र, कभी बदलते नहीं हैं। तीसरा क्या है उनके साथ, एनर्जी देखिए। उत्तर प्रदेश टाइप स्टेट को हैंडल कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ कुदक कुदक के सब जगह कैंपेन में जाते हैं। छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान, तेलंगाना, सब जगह वही घूमते रहते हैं। तो इनका एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, एनर्जी लेवल बहुत हाई है, मिशन है योगी जी का। और एक तरह से जो हिंदुत्व वोटर जो है, उसके लिए मोदी जी के बाद राइट नाउ बहुत लोग कहते हैं कि भाई वो नंबर 2 है। तो इट इज, हाँ, तो ऑब्वियसली इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप, बट ओनली आफ्टर मोदी जी। उनका वीकनेस है कि मोदी जी के तरह उनका इंटरनेशनल इमेज नहीं है, अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। ये वो सीखना पड़ेगा मोदी जी से। मोदी जी भी सीखे, मोदी जी भी पहले नहीं बोलते, पर अब देखिए वो जाके दुबई में हो या कोई और फोरम में हो, उनकी गणित बहुत अच्छी है, अंग्रेजी नहीं तो गणित बहुत अच्छी है, उनकी गणित बहुत अच्छी है। मुझे पढ़े ना, बीएससी में मैथमेटिक्स पढ़े तो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात अपने दर्शकों को बताते हैं। हमको याद आ रहा है शक्ति, 2014 मई का महीना था, जिस दिन रिजल्ट आया था। उस दिन आप मेरे साथ स्टूडियो में थे, और उस दिन आपने कहा था कि ये जो ऑलमोस्ट थंपिंग मेजॉरिटी थी, 282 सीट आया था पहली बार, तो 2014 में ये हो गया था कि 2019 भी मोदी ही आएंगे। आज 2023 का 3 दिसंबर का जो दिन है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास के लिए। भारतीय इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, और इसमें इसलिए अभी तक जो एक इकोसिस्टम कह रहा था कि कांग्रेस के फेवर में साइलेंट वेव दिख रहा है, ऐसा हुआ नहीं।
असल में वेव भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दिख गया, क्योंकि जिसके बारे में, जिस स्टेट के बारे में यह अपेक्षा थी कि छत्तीसगढ़ कम से कम बीजेपी कांग्रेस जीतेगी, वो भी रिटेन नहीं कर पाई। ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर 2023 भारत का भाग्य शायद बदलने की दिशा में बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि अगला भाग्य डिक्टेटोरियल होगा या डेमोक्रेटिक होगा। आप इस पर पैनी निगाह बनाए रखिए। इतने लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन एनालिसिस के लिए। शक्ति और सिद्धार्थ बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।